हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 की लेटेस्ट मूवी घोस्टबस्टर फ्रोजन एम्पायर। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 1904 ईस्वी में, जहां एक रेस्क्यू टीम तेजी से एक पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर जाती है, जहां वो एक बंद गेट पर भाप निकलते देखते हैं। और जब एक बंदा उस गेट को छूता है तो उसे वह ठंडा महसूस होता है और उसका हाथ जमने लगता है। मगर उसके लोग उसे बचाते हैं और गेट को तोड़ते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं, उन्हें डाइनिंग हॉल की सारी चीजें जमी मिलती है और वह समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हुआ। और तभी वह एक ब्रास के बॉल को देखते हैं जो जमा नहीं होता, और एक बंदा जैसे ही उसे छूता है, वहाँ पर जितने जमे लोग होते हैं सारे टूट जाते हैं। और उस बॉल के अंदर हम एक घोस्ट को देखते हैं जो शायद कैद होता है। फिर कहानी 120 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ एक घोस्ट बस्टर की टीम घोस्ट को पकड़ रहे होते हैं। मगर वो घोस्ट काफी तेज होता है और वो उनके हाथ नहीं आ रहा होता। मगर घोस्ट बस्टर की टीम एक एक करके अपने सारे एप्लियंसेस यूज करते हैं और काफी मशक्कत के बाद उस घोस्ट को पकड़ने में कामयाब होते हैं। और उस बीच सभी घोस्ट बस्टर घोस्ट को पकड़ने में इतने गुम हो गए थे कि उन्हें आम आदमी की चिंता नहीं थी, जिसकी वजह से वो सभी शहर में काफी नुकसान कर देते हैं। और इस नुकसान को देखकर शहर का मेयर उन सभी को बुलाता है और उन्हें फटकार लगाता है और उन्हें यह भी कहता है कि तुम्हारी टीम में एक नाबालिग है जिसका नाम फीवी होता है और उसकी वजह से तुम लोगों का काम खतरे में पड़ सकता है। यानी मेयर का साफ साफ कहना होता है कि कोई भी नाबालिग लड़का या लड़की घोस्ट बस्टर की टीम में नहीं रह सकते। जिसके बाद घोस्ट बस्टर की टीम अपने घर आती है, जो एक अनयूज्ड फायर हाउस होता है, और उसी में वह लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और एलिमिनेशन करते हैं। फीवी को देखते हैं जो मेयर की बातों से काफी नाराज होती है, क्योंकि घोस्ट बस्टर की टीम फीवी को अपने साथ ले जाने से मना कर रही होती है। मगर वहाँ गैरी और कैली, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह घोस्ट बस्टर के लिए कितनी परफेक्ट है। मगर उसके पेरेंट्स मेयर के दबाव में आकर उसे अपने साथ ले जाने से साफ साफ मना कर रहे होते हैं। कैली और गैरी फीवी से निपटने के बाद वो पकड़े हुए घोस्ट को स्टोरेज रूम में एलिमिनेट करने जाते हैं। मगर उस दौरान उनका मशीन थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, मगर थोड़ी कोशिश के बाद वह उस घोस्ट को एलिमिनेट कर ही देते हैं। जिसके बाद हम एक रेमंड नाम के शख्स को देखते हैं जो यूट्यूब पर अपना पॉडकास्ट चैनल चलाता है, जिसमें वह भूतों से जुड़ी कहानियों को दिखाता है। और उसमें उसका साथ एक नौजवान लड़का ल्यूसरन करता है। रेमंड एक पुराना घोस्ट बस्टर होता है, मगर अपनी उम्र होने के साथ उसने यह काम छोड़कर एक दुकान खोला जहां लोग अपने उन सामानों को बेचा करते थे जिसमें आत्माओं का साया होता था। रेमंड के दुकान में फीबी कुछ लेकर आती है और वो ल्यूसरन के साथ अंदर जाती है, जहाँ वो छोटे क्रिएचर को देखती है। ल्यूसरन बताता है कि ये क्रिएचर लगातार बढ़ रहे हैं। तभी देखते हैं कि एक नदीम नाम का व्यक्ति रेमंड के दुकान पर आता है और वह अपनी दादी की पुरानी चीजों को बेचने के लिए आया होता है। और वहाँ हम देख पाते हैं कि वह चीज कोई और नहीं बल्कि वह ब्रास बॉल होता है जो हमने शुरुआत में देखा था। रेमंड अपने मशीन से उस बॉल का रेडिएशन चेक करता है और उस दौरान रेडिएशन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि रेमंड का मशीन ही टूट जाता है और उसका पूरा दुकान हिलने लगता है। और उसका इम्पैक्ट गैरी के घर तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका पाइपलाइन जिसमें वह घोस्ट को एलिमिनेट करता था वह थोड़ा क्रैक हो जाता है और वह बॉल जो सरफेस पर रखा होता है पूरी तरह से जम जाता है और नीचे गिर जाता है। नदीम यह सब सिचुएशन को देखकर बौखला जाता है और रेमंड से अपने पैसे जल्दी मांगता है और वहाँ से कल्टी मार लेता है। वहीं गैरी के घर पर देखते हैं जहाँ जीनी नाम की औरत वहाँ के क्रैक को देखने आई होती है, जिसे देखकर वह बताती है कि यह सब नॉर्मल है और इसकी रिपेयरिंग करने के लिए वह एक विस्टन नाम के घोस्ट बस्टर को रिपोर्ट करने वाली होती है। वहीं ट्रेवर को देखते हैं जो अपने एटिक से कुछ जेली टाइप का मटेरियल गिरते देखता है, और जब वह एटिक पर चेक करने जाता है तो उसे एक हरे घोस्ट से मुलाकात होती है और वह ट्रेवर को आर पार करता हुआ भाग जाता है। और तभी वहाँ घोस्ट अलार्म बजता है, जिसके बाद सभी घोस्ट बस्टर रेस्क्यू के लिए निकल पड़ते हैं सिवाय फीबी के। फीबी उन सबसे नाराज होकर एक पार्क में जाती है और वहाँ बैठकर अकेले चेस खेलने लगती है। और उस वक्त उसकी मुलाकात एक मेलोडी नाम के घोस्ट से होती है, जिसकी मौत जलने की वजह से हुई थी। और वह फीबी से पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, जिस पर वह कहती है कि उसे यह सब की आदत हो चुकी है। जिसके बाद फीबी और मेलोडी चेस खेलते हैं और मेलोडी हर बार चेस की बाजी जीतकर वहां से चली जाती है। फिर फायर हाउस में देखते हैं कि घोस्ट एलिमिनेटर को ठीक करने के लिए विस्टन ने लार्स नाम का अपना एक आदमी भेजा होता है और लार्स को चेक करने के दौरान उसे उसमें काफी बड़ा समस्या का पता चलता है। जिसके बाद खुद विस्टन चलकर फायर हाउस में आता है और वहाँ का ब्लूप्रिंट लेकर बताता है कि शायद पिछले 40 साल से घोस्ट को ट्रैप करने की वजह से जगह भर गई होगी। विस्टन की बात सुनकर गैरी कहता है कि तो फिर आप लोगों ने दूसरा घोस्ट ट्रैपर क्यों नहीं बनाया। जिसके जवाब में विस्टन कहता है कि जब तुम लोग घोस्ट को पकड़ने में बिजी थे तब उसके इंजीनियरों ने दूसरे घोस्ट एलिमिनेटर स्टेशन बनाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैरी और उसकी टीम विस्टन के साथ उस नए घोस्ट एलिमिनेटर स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ का एरिया फायर हाउस से काफी बड़ा होता है और वहाँ कई तरह के पैरानॉर्मल रिसर्च भी किया जाता है। वहाँ देखते हैं कि ट्रेवर को अपनी एक दोस्त से मुलाकात होती है और उसका नाम लकी होता है और वह घोस्ट बस्टर बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है। और साथ ही साथ उन सबको एक खास मशीन के बारे में पता चलता है
जो उन सामानों से भूतों को निकाल देती है जो सामान भूतों के वश में होते हैं, और उन्हें स्टोर करने के लिए वह बहुत ही बड़ा कंपार्टमेंट बना होता है। जिसके बाद वो कई तरह के घोस्ट देखते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक एक पोजेसर नाम का घोस्ट होता है जो किसी भी चीज को काबू कर सकता है। और उसके बाद गैरी और उसके साथी को पता चलता है कि रेमंड भी यही काम किया करता है, और वह उस ब्रास बॉल को लाता है जिसे हम कहानी के पहले सीन में देखे होते हैं, और उसे शक होता है कि इस बॉल में भी किसी तरह का घोस्ट है। फिर देखते हैं कि गैरी और उसकी टीम वापस घर लौटती है, मगर गैरी नोटिस करता है कि फीबी अभी भी नाराज है, जिस पर वह फीबी को समझाता है कि तुम्हें सिर्फ 3 साल और वेट करना है। जिसके बाद वह उसे हर एक मिशन पर अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि फीबी की उम्र 15 साल होती है और वह इस तरह के काम के लिए नाबालिग होती है। जिसके बाद गैरी, कैलन और ट्रेवर एक दूसरे मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, और उनके जाने के बाद फायर हाउस में एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसे रिसीव करने फीबी जाती है, और उसे एक घोस्ट पकड़ना होता है, और उस घोस्ट को पकड़ने के लिए फीबी ल्यूसरन के साथ चल पड़ती है। दूसरी तरफ नए स्टेशन में देखते हैं कि लार्स और लकी उस ब्रास बॉल से घोस्ट की आत्मा को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर उसे जैसे ही मशीन में रखकर अलग करने जाते हैं कि उनका मशीन और वहाँ जितने भी दूसरे मशीन होते हैं फ्लैक्चुएट करने लगते हैं, और वहाँ अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी ट्रैप्ड घोस्ट होते हैं निकल रहे होते हैं। मगर और ज्यादा देर होती है, वहाँ का सिस्टम ठीक हो जाता है और वो घोस्ट फिर से ट्रैप हो जाते हैं। इसके बाद लार्स बॉल को निकालता है, मगर वो बॉल उसके हाथ को जमाने लगता है और वो बड़ी मुश्किल से उसे अलग करता है। फिर सीन फीबी और ल्यूसरन की तरफ शिफ्ट होता है, जो उस घोस्ट को पकड़ने जाते हैं, मगर फीबी पाती है कि वह घोस्ट मेलोडी है, और वह जैसे ही अपने प्रोटोन मशीन से उस पर अटैक करने वाली होती है कि वह वहां से भाग जाती है। और अपने इस अनसक्सेसफुल मिशन के बाद वो अपने घर आती है, जहां उसे फिर से मेलोडी से मुलाकात होती है, और वो बताती है कि वह उसे ट्रैप करना नहीं चाहती थी, और उसे कंफ्यूजन में उस पर प्रोटोन मशीन चलाना पड़ा। जिसके बाद मेलोडी उसे माफ कर देती है, और फिर वह फीबी के साथ बात करते हुए पूरे फायर हाउस में घूमती है, और वह उस बॉक्स को देखती है जहाँ घोस्ट ट्रैप किया जाता है। फीबी उसे घोस्ट ट्रैपर बॉक्स के बारे में बताती है, और तभी देखते हैं कि उसकी माँ वहाँ आ जाती है। जिसके बाद मेलोडी वहाँ से गायब हो जाती है, और जब मेलोडी वहाँ से निकलकर सुनसान रास्ते में जा रही होती है, उसे कुछ सुनाई देता है, जिससे वह बातें करती है, और हमें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उस ब्रास बॉल से निकला हुआ घोस्ट होता है, जो अब आजाद हो चुका होता है। फिर अगले दिन होने पर घोस्ट बस्टर की टीम उस नए स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें लार्स बताता है कि वह जब भी उस बॉल को गर्म करने की कोशिश करता है, उसके तुरंत बाद ही वह फ्रीज हो जाता है, वह भी 0 केल्विन के टेम्परेचर पर, जहाँ सारे धातु काम करना बंद कर देते हैं। और उन्हें यह भी पता चलता है कि उस बॉल के अंदर जो भी चीज है वह टेलीपैथी है, जिसकी वजह से वह बाकी घोस्ट को काबू कर सकता है। यह सब देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि उन्हें उस शख्स से बात करना चाहिए जिसने यह बॉल बेची थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट बस्टर की टीम नदीम के घर जाती है, और वहाँ वो बताता है कि वह बॉल दरअसल उसकी दादी माँ का था, और उन्हें प्राचीन चीजों को इकट्ठा करने का शौक था, और वह इस बॉल के बारे में तभी जान पाया जब उसकी दादी माँ चल बसी। और उस वक्त वहाँ की छानबीन करने के दौरान लकी जब काइनेटिक एनर्जी ट्रैकर से नदीम को स्कैन करती है, तो उसका मशीन हलचल करने लगता है, और वह लोग नदीम को अपने साथ ले जाते हैं। इधर ल्यूसरन को उस बॉल के कुछ सुराग मिलते हैं जब वह उसका वीडियो बना रहा होता है, और उसमें से कुछ प्राचीन भाषा की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद रेमंड बताता है कि वह एक ऐसे इंसान को जानता है जो इस तरह के प्राचीन भाषा का रिकॉर्ड रखता है। जिसके बाद तुरंत ही रेमंड, ल्यूसरन और फीबी उस शख्स से मिलने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ नदीम पर टेस्ट किया जाता है कि कहीं उसके शरीर को किसी स्पिरिट या किसी काले साए ने कब्जा तो नहीं कर रखा, और उस दौरान वह नोटिस करते हैं कि नदीम जब भी गुस्सा होता है तो उसके पीछे का आग धधक उठता है। वहीं दूसरी तरफ रेमंड, फीबी और ल्यूसरन लंदन के पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं, और वहाँ के लाइब्रेरियन से उन्हें पता चलता है कि यह जो आवाज है वह 400 साल पुरानी एक जादुई मंत्र है, और वह बॉल एक जादुई जेल है जिसमें एक प्राचीन प्रेत देवता कैद है, जिसका नाम गार्गा होता है, और उसे आइस किंग भी कहा जाता है। वह लाइब्रेरियन उन्हें बताता है कि एक राजा ने गार्गा को अपने साथ रखकर पूरे मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया, मगर उस राजा को गार्गा पर ज्यादा विश्वास नहीं होता, तो वह उसे बंदी बना लेता है और उसके सींग को तोड़ डालता है, जिसमें उसकी पूरी शक्ति समाहित होती है। और यह सब होता देख गार्गा को गुस्सा आ जाता है, और वह उस राजा को मारने के लिए मरे हुए लोग और डर का सहारा लेता है। मगर उसका खेल ज्यादा देर नहीं चल पाता, क्योंकि उसे टक्कर देने वाला वह लोग मिल जाते हैं जो प्राचीन आत्माओं को वश में करते थे, जिसे फायर मास्टर भी कहते हैं। और उन सब फायर मास्टरों ने मिलकर गार्गा को एक ब्रास बॉल में बंद कर डालते हैं। उस कहानी को सुनाने के बाद वह लाइब्रेरियन उन तीनों को कुछ और दिखाने ले जाता है, मगर तभी ल्यूसरन की मशीन के साथ वह पोजेसर घोस्ट आ जाता है और उस मंत्र को चुराकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद फीबी, रेमंड और ल्यूसरन उसका पीछा करते हैं, मगर वह पोजेसर घोस्ट बाहर जाकर एक लायन के स्टैचू को कंट्रोल करता है और वहां तबाही मचाने लगता है। जिसके बाद मजबूर होकर फीबी को प्रोटोन घोस्ट ट्रैपर निकालना पड़ता है, और वह लायन के स्टैचू पर वार करती है और घोस्ट को उड़ा डालती है, और उसी बीच वह टेप भी टूट जाती है जिसमें वो प्राचीन मंत्र होता है। और इन सब वारदात के बाद शहर के मेयर फिर से घोस्ट बस्टर टीम को बुलाते हैं और फीबी को दोबारा काम करने के कारण उन सभी पर बैन लगा देते हैं। जिसके बाद सभी नाराज होकर घर लौटते हैं, मगर वह देखते हैं कि पुलिस वालों ने उनके घर को भी सीज कर रखा है। पर वह किसी तरह अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि उनके सूट के साथ सारे सामान गायब है जो घोस्ट को पकड़ने के काम में आते हैं। यह सब देखकर सभी काफी नाराज होते हैं। वहीं लार्स को देखते हैं जो घोस्ट एलिमिनेटर बॉक्स को चेक कर रहा होता है, और उस बीच वहाँ नदीम पहुंचता है और उसके पीछे पीछे रेमंड और ल्यूसरन भी। और वहाँ रेमंड नदीम को बताता है कि तुम्हारी दादी एक फायर मास्टर थी
जो भौतिक की दुनिया और अपनी दुनिया के बीच एक दीवार बनाकर खड़ी थी। रेमंड उसे प्रोत्साहित करता है कि तुम अपनी दादी की वंशज हो और उस वजह से तुम भी एक फायर मास्टर हो और सिर्फ तुम ही हो जो आइस किंग को रोक सकते हो। जिसके बाद रेमंड नदीम के सामने एक लाइटर रखता है और उससे एक कैंडल जलाने को कहता है। नदीम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, मगर जैसे वह अपनी उंगलियां फेरता है उसे एहसास हो जाता है कि वह एक फायर मास्टर का वंशज है। इधर गैरी को देखते हैं जो फीबी से बातें करने जाता है और उसे विश्वास होता है कि उसकी बातें फीबी सुन रही होगी। मगर फीबी को देखते हैं जो मेलोडी के साथ दूसरे घोस्टबस्टर स्टेशन पर जाती है और वहां पहुंचकर खुद एक मशीन के अंदर अपनी आत्मा को कुछ देर के लिए अलग कर देती है, क्योंकि वह हमेशा से एक बार के लिए घोस्ट बनना चाहती थी। और जैसे ही फीबी घोस्ट बनकर बाहर आती है वहाँ आइस किंग का घोस्ट आ जाता है और वह फीबी के घोस्ट को कंट्रोल करके उसके बॉडी को कंट्रोल करता है और उससे वह प्राचीन मंत्र बुलवाता है, क्योंकि उस ब्रास बॉल से आजाद होने के लिए उसे प्राचीन मंत्र की जरूरत होती है और वह भी एक जिंदा इंसानी जवान से। मगर वह डायरेक्ट इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फीबी के घोस्ट का सहारा लिया और इन सब में उसका मदद मेलोडी करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइस किंग उस बॉल से आजाद हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही फीबी को होश आता है और वो मेलोडी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि वो अपने परिवार से मिलना चाहती थी और सिर्फ आइस किंग ही है जो उसके परिवार से मिला सकता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों से दूसरे दुनिया का दरवाजा खोलेगा। आगे देखते कि आइस किंग आजाद होकर अब सामने आ जाता है, मगर तभी वहाँ लकी आ जाती है और उस पर प्रोटोन मशीन से अटैक करती है। मगर आइस किंग उसके लेजर को जमा डालता है और उसके बाद वहां से गायब हो जाता है। फिर वहां पर सब नॉर्मल होने के बाद लार्स, ग्रे और कैलन पहुंचते हैं और उन सबको पता चलता है कि अब पूरी दुनिया खतरे में पड़ चुकी है। वहीं आइस किंग को देखते हैं जो सीधे नदीम के शॉप पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर अपनी सींग को लेता है और अपनी पूरी ताकत को फिर से प्राप्त करता है। जिसके बाद वो शहर में अपना कहर ढालना स्टार्ट कर देता है। इधर घोस्टबस्टर की टीम आइस किंग का सामना करने के लिए रेडी होते हैं और अपने अपने प्रोटोन मशीन को लेकर तैयार रहते हैं। वहीं नदीम अब तक अपनी शक्तियों को मास्टर करने में लगा होता है। आगे देखते कि घोस्टबस्टर की पुरानी और नई टीम आइस किंग का आने का इंतजार कर रही होती है, मगर उससे पहले वहां पोजेसर घोस्ट इंटर करता है और उनके कार को कंट्रोल करके उन पर वार करता है, मगर वह सभी किसी तरह बच जाते हैं। जिसके बाद वो प्रोटोन मशीन को कंट्रोल करके ट्रेवर को मारने वाला होता है कि उस मशीन के लेजर का डायरेक्शन नदीम अपनी शक्तियों से चेंज कर देता है। जिसके बाद उस मशीन को तोड़ दिया जाता है, मगर वो पोजेसर घोस्ट वहां पर रखे पिज्जा में शिफ्ट हो जाता है और वह जैसे ही आगे बढ़ता है कि एक जेली घोस्ट आकर उस पिज्जा को खा जाता है और पोजेसर घोस्ट का वहीं खात्मा हो जाता है। इधर पूरा शहर आइस किंग के कहर के चपेट में आ रहा होता है और आखिरकार वह फायर हाउस तक पहुंच जाता है सभी घोस्ट को आजाद करने, जहां वो कैद होते हैं। मगर उससे पहले वो सारे घोस्टबस्टर टीम का सामना करता है और घोस्टबस्टर की टीम अपने प्रोटोन ब्लास्टर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर वो उनके प्रोटोन ब्लास्टर को एक ही बार में जमा देता है और तभी एंट्री होती है नजीम की, जो पूरी तरह से फायर मास्टर की कॉस्ट्यूम पहनकर आया होता है और वो आग जलाने की कोशिश करता है, मगर लाइटर का गैस खत्म हो जाने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता और वहां देखते कि आइस किंग उन सभी को जमाना स्टार्ट कर देती है और वह एक मंत्र पढ़कर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है और वहां पर जितने घोस्ट कैद होते हैं वह सभी आजाद हो जाते हैं। और यह सब फीबी देख रही होती है और अपनी बनाई नई प्रोटोन मशीन से आइस किंग पर हमला करती है, जिससे वह पीछे हटता है। मगर फीबी की वह मशीन ज्यादा देर काम नहीं करती और आइस किंग उसे भी जमा डालता है और मारने ही वाला होता है कि वहाँ मेलोडी आकर अपनी माचिस को जलाती है और नदीम उसे कंट्रोल करके आइस किंग पर हमला करता है, जिससे वहाँ पर सभी जमे लोग अनफ्रीज हो जाते हैं और वह सभी मिलकर फीबी के प्रोटोन मशीन से हमला करते हैं। मगर आइस किंग उससे भी नहीं संभल रहा होता। जिसके बाद पुराने घोस्टबस्टर तरकीब लगाते हैं कि अगर वह घोस्ट ट्रैपर कंटेनर को किसी तरह रिसेट कर दे तो वह कंटेनर अपने आप ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वह कंटेनर को रिसेट करते हैं आइस किंग उसमें खींचा चला जाता है और आखिरकार ट्रैप हो जाता है। जिसके बाद दुनिया से आइस किंग की बला टलती है। यह सब खत्म होने के बाद सारे घोस्टबस्टर बाहर आते हैं और वह सभी लोगों के बीच छा जाते हैं। मगर तभी वहाँ का मेयर आता है और उनका काम बंद करवाने की कोशिश करता है, पर बड़ी चालाकी से विस्टन और ग्रे मीडिया के सामने अपने ऊपर सपोर्ट करने के लिए उसे मनवा लेता है। जिसके बाद घोस्टबस्टर का क्रेज लोगों में बढ़ जाता है और घोस्टबस्टर फिर से अपने कामों में लग जाते हैं और इसके साथ ही इस मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी घोस्टबस्टर द फ्रोजन एम्पायर की कहानी। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।